गुड मॉर्निंग। आप सभी देखने वाले को आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल संतोष बिहारी फिजिक्स को यूट्यूब पर सर्च करें और उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये भी चैनल का ग्रोइंग धीरे धीरे हो। हम जो मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत का प्रतिफल देखने को मिले, थोड़ा उत्साह बढ़े, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोग को दे पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ। आप मोटिवेशंस बहुत ज़रूरी है और वह मोटिवेट हमें जो आप करोगे उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरा YouTube चैनल जिसका नाम संतोष बिहारी फिजिक्स है, इसे सर्च करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी को, आप लोग ज़रूर करेंगे। चलिए टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं। हम लोग रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस पर पढ़ चुका है, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ कर्व सरफेस पर हम लोग पढ़ रहे थे। कर्व सरफेस दो प्रकार का था, एक कॉन्वेक्स था, दूसरा कॉनकेव था। कॉन्वेक्स के लिए भी कितने तरह का इमेज बनेगा वो इमेज बनाए थे, और कॉनकेव के लिए भी इमेज बना चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इमेज जब बनता है, ऑब्जेक्ट रखेंगे और इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनता है, इसका मतलब मैग्निफिकेशंस भी होगा कि ऑब्जेक्ट रखे 1 मीटर का और इमेज बन गया अगर 2 मीटर का तो मैग्निफिकेशंस 2 होता है, या ऑब्जेक्ट रखे 5 मीटर का, मैग्निफिकेशन हो गया 2.5 मीटर का, तो मैग्निफिकेशन आधा हो गया। यानी ऑब्जेक्ट से इमेज कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, यही तो मैग्निफिकेशंस बताता है। क्या जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखते हैं उतने बड़ा इमेज बनता है? अगर ऐसा होता तो मैग्निफिकेशंस 1 होता, जैसे कि प्लेन मिरर के केस में हुआ था। लेकिन क्या जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे उतने बड़ा इमेज बनेगा? क्या उससे बड़ा भी बन सकता है, उससे छोटा भी बन सकता है? तो कहिएगा तुम तो इमेज बनाने के लिए सीख लिए थे। बस याद कीजिए कि आप जो इमेज बनाने के लिए सीखे तो वो केवल मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को ले रहा था। पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमेज बनाना थोड़ा आसान होता है, इसीलिए हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का ले रहे थे। और उससे कितना बड़ा हुआ इमेज और कितना छोटा हुआ, सीधा बना उल्टा बना, ये आप लोग को पता नहीं चल पाया था। तो आज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट नहीं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इमेज का साइज छोटा हुआ या बड़ा हुआ। क्या उतना ही केस होगा? हाँ, उतना ही केस होगा। मैं किसी एक केस को लेकर मैग्निफिकेशंस को प्रूव कर देंगे। मैग्निफिकेशंस हम लोगों ने पढ़ भी रखा है। लेटरल मैग्निफिकेशंस जो होता है उसको हम लोग HI/HO यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है, यानी HI/HO का जो रेशियो है, ये रेशियो मैग्निफिकेशंस कहलाता है। नहीं, यह बात हम लोग पढ़ लिए थे मैग्निफिकेशंस में। तो यहाँ भी मैग्निफिकेशंस होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जिस तरह से मिरर के लिए इमेज बन रहा था उसी तरह से स्फेरिकल सरफेस के लिए भी इमेज तुम्हारा बन रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको समझ में आएगा। अभी तक आप पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख के उसका इमेज बनाते थे, आज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रखेंगे, बड़ा ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब उसका इमेज बनाएंगे। तो हमको ये भी पता चल जाएगा सीधा बन रहा है क्या उल्टा बन रहा है। पहली बात, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है। डिफरेंट डिफरेंट केस में रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट बातें होगी, वो आप लोग कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी एक केस को ले लेंगे। तो टॉपिक्स है मैग्निफिकेशन ड्यू टू
स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, गोलीय अपवर्तक सतह के कारण आवर्धन। गोलीय अपवर्तक सतह में कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। एकदम जनरल बातें किया है। गोलीय मतलब तुम कुछ भी ले सकते हो। इवन कि ये भी नहीं कंडीशंस लगाएं कि ऑब्जेक्ट को रेयर में रखें कि डेंसर में, आपको जहां रखना है आप रख सकते हो। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इमेज जो बना है वह डेंसर मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इमेज कैसे बना है यह बात हम लोग देखते हैं। ये एक स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट से कम एक पॉइंट से 2 रे लेना बहुत जरूरी है, और वह जहाँ मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है रिफ्रैक्शंस के बाद वहीं पर इमेज बनेगा, या रिफ्लेक्शंस के बाद वहाँ पर इमेज बनता है। तो देखते हैं हम लोग, इस पॉइंट से एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर गया वो सीधे चली जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल से वह 0 एंगल पर रहता है, इसीलिए वो 0 एंगल बनाकर रिफ्रैक्ट भी हो जाता है। यानी जो भी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाता है वो सीधे गुजर जाती है, उसमें कोई डेविएशंस नहीं होता है। तो पहला रे ले लिया मैंने। अब दूसरा रे यहाँ से पोल पर टकराए तो यह नॉर्मल हो गया। सेंटर से यह जो लाइन है सरकमफ्रेंस ये नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह रोल करेगा एट दिस पॉइंट P एट पोल। तो यह एंगल इंसिडेंस एंगल हो गया RI। अब यह किरण को जाना चाहिए सीधे इधर, क्या इधर नहीं गया, रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुक गया, इसका मतलब यह किरण इधर झुक गया। झुकता हुआ जहां पर ये किरण और यह किरण कटा, इट मीन्स इस जगह पर तुम्हारा इमेज बना। ऑब्जेक्ट को के हाइट को HO से दिखा रहे हैं। ऑब्जेक्ट तुम्हारा AB है जिसका इमेज बना A डैश B डैश, और इमेज के हाइट को HI से दिखाए हैं। और यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि HO बड़ा ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर इमेज छोटा बना। क्या हर एक स्थिति में ऐसा होगा? नहीं, हर एक स्थिति में ऐसा नहीं होगा। कभी बड़ा कभी छोटा, सीधा उल्टा सब बनेगा। आप कर लोगे। आपको मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर इमेज बनाकर दिखाया था। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए उतने सारे केस आप चाहो तो आप कर सकते हो, कर लेना। तो इस तरह से इमेज बन गया। ये I हो गया, ये R हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हम लोग पहले हम लोग मिरर में क्या करते थे, ट्रायंगल को समरूप कर देते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रिलेशंस ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ABP। इस ट्रायंगल में tan I बराबर P/B, P का रोल AB, B का रोल AP। यह PA बोथ आर सेम, मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल A'(B'P, A'(B'P, इस ट्रायंगल में चलते हैं। tan R ले लेते हैं। tan R इस ट्रायंगल में देखो P का रोल कर रहा है A'(B', कहाँ चला गया, A'(B')P, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या हुआ है, रिफ्रैक्शंस हुआ है, तो अब इसलिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम लोग। स्नेल्स लॉ लगाते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ बराबर क्या होता है, sin I बाय sin R इज इक्वल टू μ2/μ1। ये आपको ये बताए थे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो साइन के साथ एंगल रखेंगे, फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको साइन के साथ एंगल रखेंगे, फिर तो फाइनल यही आता था ना, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया एक स्टेप बचने के लिए। तो यहाँ तक तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं फॉर स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल का कॉन्सेप्ट अटल सत्य है। यह तुम्हारे सिलेबस में स्मॉल एंगल के लिए ही हर चीज़ का डेरिवेशन मुमकिन है, इसीलिए हम लोग स्मॉल एंगल का एजप्शंस लेते हैं। फॉर स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब साइन I बाय साइन R
दिख भी नहीं रहेगा तब फिर भी देखो साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू टू बाय म्यू टू वन जो है वो साइन आई को लगभग आई लिख सकते हैं और टेन आर को लगभग आर लिख सकते हैं इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन थर्ड मान लिए इसको, डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड किए, टेन आई बाय टेन आर ए बी बाय पी ए। अब डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई किए तो ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, पी ए डैश ऊपर चला गया, ए डैश बी डैश नीचे चला गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल एंगल की बातें हो रही है, टेन आई लगभग आई हो जाएगा और टेन आर लगभग आर हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ए बी बाय पी ए, यहाँ भी दिए ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश, पी ए डैश तो पी ए डैश, पी ए नीचे है इधर तो इधर लिख दिए पी ए। दिस इज द इक्वेशन 4। अब देखिए यहाँ भी आई बाय आर, यहाँ भी आई बाय आर, इसका मतलब यह दोनों बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगा। इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर, इक्वेशन 3 एवं 4 से, 3 से लीजिए म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू ए बी बाय ए डैश बी डैश इंटू पी ए डैश बाय पी ए। अब म्यू टू बाय म्यू वन, इधर ये डिवाइड है, आ गया मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में नीचे आया डिवाइड हो गया, इसको इधर लेके चला आया, नीचे आ जाएगा ये, इज इक्वल टू पी ए डैश बाय पी ए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर, तो म्यू टू बाय म्यू वन कोई दिक्कत नहीं। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है इसलिए नेगेटिव हो गया, माइनस एच आई, क्या हो गया ये माइनस एच आई। और ए बी फिगर में देखो एच ओ ऊपर जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, प्लस हो गया, इज इक्वल टू पी ए डैश इस साइड है, लाइट जिधर जा रहा है प्लस में हो गया, ये किस में हो गया प्लस में हो गया, और ऑब्जेक्ट जो है इस साइड में है इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये माइनस में, अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, प्लस बन गया, यानी एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। अब ये इधर गया तो म्यू वन नीचे आ जाएगा म्यू टू, बट m बराबर एच आई बाई एच ओ। हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन का लेटरल यानी बेसिक फार्मूला एच आई बाई एच ओ, यहाँ पर एच आई बाई एच ओ है, इसका मतलब यही तुम्हारा m है, मतलब मैग्निफिकेशन तुम्हारा निकल गया v म्यू वन बाय यू म्यू टू। क्या निकला m बराबर v म्यू वन बाय v म्यू टू। लेंस में भी होता था v बाई यू होगा, मिरर में भी होता था माइनस v बाई यू, हर जगह वही होता है, बट यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मामला है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पर यूज हुआ। तो समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका मैग्निफिकेशन आपको निकालने के लिए बहुत बार पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फटाक से वीडियो एकदम VVI है, बिहार बोर्ड तो कम पूछता है लेकिन CBSE और ICSE बोर्ड इसको बहुत बार पूछा है, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, देखते रहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर न्यूमेरिकल्स का भी सीरीज चला देंगे और आप लोग को ऐसे न्यूमेरिकल्स देखिए 12th बोर्ड की बात करें तो 90% 95% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहता है, 5% वो भी लो स्टैंडर्ड का छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स पूछता है, इसलिए बोर्ड की बात करें तो जितना ज़रूरी नहीं है, जो न्यूमेरिकल्स हम क्लासरूम में बता देते हैं बस उतना सफिशिएंट है, लेकिन जेई के लिए नीट के लिए तो उसका सीरीज चलाएंगे, काफ़ी सारा
मटेरियल डायरेक्ट क्वेश्चंस बैंक का क्वेश्चंस दे के तो आप लोग को हम बताएंगे, उसका भी सीरीज चलाएंगे। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिए, सारे को उतार लिया, ओके। अब हम लोग मिरर के सामने जब इमेज बनाए थे तो ऑब्जेक्ट को खिसकाते थे तो इमेज भी खिसकता था, यानी उसका वेलोसिटी में भी रिलेशन निकाले थे कि ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी से जाएगा तो इमेज इतने वेलोसिटी से आएगा। तो आज इसमें भी क्या इमेज और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली है इसके वेलोसिटी में भी रिलेशन होगा। तो लिख रहे हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी of image and object near spherical refracting surface, spherical refracting surface, गोलीय अपवर्तक सतह, गोलीय अपवर्तक सतह के नजदीक प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग जिसको हम लोग भी आई कर रहे हैं, इमेज वेलोसिटी, तथा वस्तु का वेग, मतलब इसको भी ओ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का वेग में संबंध। तो आराम से निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट को रखे यहाँ, तो इमेज भी चलेगा, जिधर चलने का मन होगा, मानो चला इधर, इसका वेग जो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी को अगर x मान लें बट दूरी बटे समय, तो समय t, इसी को dx बाय dt भी कर सकते हैं, यानी कितना रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी यह डिस्टेंस लेना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस तुम्हारा u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस तुम्हारा v है, मतलब इमेज डिस्टेंस। तो जब ये पता है तो अगर यदि वेलोसिटी, अगर आपको यहाँ पर इसका वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का हो गया और ये इधर चल रहा है, इसलिए ये वेलोसिटी हो गया इमेज का। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी बराबर दूरी बटे चाल, दूरी u है तो यानी du बाय dt लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इमेज के लिए dv बाय dt, ये वेलोसिटी हो गया। तो चलते हैं हम लोग, कुछ लेट कर लेते हैं। लेट माना vo या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का वेग कितना मान लिए v0, जिसको हम लिख सकते हैं du बाय dt। वेलोसिटी ऑफ
इमेज, प्रतिबिंब का वेग, जिसको वी आई कह रहे हैं, इसको लिख सकते हैं डी वी बाय डी टी। ओके, मान लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो क्या है तुम्हारा u है, और इमेज डिस्टेंस मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और ये तुम्हारा इमेज डिस्टेंस ये क्या है तो v है। ये सब मान लिए हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, केवल एंजॉय करते रहिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा। अब वी हैव, हम लोग के पास है, जब रिफ्रैक्शन होता है कर्व सरफेस तो इसका फार्मूला, रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस का फार्मूला μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को आगे बढ़ाए, μ2 वी इनवर्स माइनस μ1 यू इनवर्स इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट है? अगर जो एक खास मीडियम की बात करें तो वो तुरंत चेंज नहीं कर सकते हम लोग, और यह जो कर्व है जो रहेगा एक केस के लिए वही रहेगा, μ1 μ2 और r नॉट ए आर्बिट्री कांस्टेंट, ये सदैव नियतांक नहीं है। बट इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशंस, किसी एक खास कंडीशंस के लिए ये कांस्टेंट होगा, बट u भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। u मेरा मन है यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, ये यहाँ, लेकिन मेरा मन है तुरंत ऐसे और ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, तुरंत मीडियम भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर एक केस लेने का डिसीजन बना लिए हैं तो चेंज नहीं कर सकते μ1 μ2 और r, लेकिन u और v चेंज होते रहेगा। तो ये कांस्टेंट है, जो बदलेगा नहीं उसको कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा, कर दो अवकलन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी म्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, यानी म्यू डी वी इनवर्स बाय डी टी, माइनस μ1 डी यू इनवर्स बाय डी टी, और ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 होगा। फटाक से वीडियो को पॉज करें और उतार लें यहाँ तक, शुरू से लेके यहाँ तक जल्दी से उतार लें। पॉज करो, उतारो। उतार लिया होगा। तो चलिए, अब जब डिफरेंशिएशन, पहले इसको v के रिस्पेक्ट में फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये, देखिए v के रिस्पेक्ट में पहले करना होगा इसको, यहाँ गड़बड़ा गया, म्यू ठीक है, μ2 है 2 और ये 1 है, इसको 1 और इसको 2। इसके बाद चलते आगे, μ2, इस चीज को और तोड़ सकते हैं, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, डी भी इनवर्स बाय डी भी, पहले v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, फिर डी भी को t के रिस्पेक्ट में। अगर डायरेक्ट यहाँ v रहता या यहाँ t रहता तब ऐसा नहीं करना पड़ता है, जो है उसी के रिस्पेक्ट में पहले करना पड़ता है, फिर इसको करना पड़ता है t के रिस्पेक्ट में। फंक्शन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। माइनस μ1, चलिए डी यू इनवर्स बाय डी यू
फिर डी यू बाय डी टी के रिस्पेक्ट में, एक बार इसको u के रिस्पेक्ट में फिर u को t के रिस्पेक्ट में किए, इसका मतलब यही होता है। और इधर क्या है तुम्हारा 0, इधर क्या है तुम्हारा 0, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग। μ2 था, μ2 दिए, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आपको पता है dx टू द पावर n, dx का डिफ्रेंशिएशन होता है x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n का रोल -1 कर रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1 इंटू v पर पावर n माइनस 1, ओके, इंटू dv बाय dt, dv बाय dt वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख दिया इधर। इमेज के वेलोसिटी को dv बाय dt कहते हैं। और फिर ये माइनस है तो माइनस दिए, u1 μ1 इसका करेंगे तो हो जाएगा n इंटू u टू द पावर n माइनस 1, और du बाई dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 0। इस तरह से आप लिख सकते हो μ2 माइनस μ2 v पर -2 हो गया इंटू vi माइनस माइनस प्लस μ1 u पर पावर -2 vo बराबर 0। आगे बढ़ाते हैं, प्लस वाले किधर रहने दो, u1 μ1 इसको लिख सकते हैं 1 बाय यू स्क्वायर, μ1 था μ1 दिए 1 बाय यू स्क्वायर, नीचे ऊपर प्लस है माइनस में पावर, नीचे आके प्लस हो गया, और भी ओ बराबर ये माइनस है तो इधर जाके प्लस होगा μ2, ओके, इंटू ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा v स्क्वायर, और इधर क्या हो गया vi। इस तरह से μ1 बाय यू स्क्वायर इंटू vo बराबर μ2 बाय v स्क्वायर vi, संबंध निकल गया। तो यहां से vo निकाल सकते हैं या vi, जिसके फॉर्म में करना है आपको, आप जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। vo बराबर क्या हो जाएगा μ2, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया μ1, ये इमेज के लिए ही करता हूँ, इसके लिए इमेज के लिए। तो यहाँ पर μ1 है, μ1 दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया μ2, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे में यू स्क्वायर है, ये इधर आएगा, ऊपर v स्क्वायर, और फिर बगल में क्या है vo बराबर क्या हो जाएगा vi, क्या हो जाएगा vi। तो जैसा पहले निकला था उसी टाइप से निकला, जैसे पहले निकला था उसी टाइप से बिल्कुल निकला, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू v बाय यू का होल स्क्वायर इंटू μ1 बाय μ2। ये रिलेशन से निकल गया। तो समझ में आ गया आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से इसको उतारो।
पॉज करो वीडियो को, जो सब नहीं दिखता था वो दिख रहा है अभी सिचुएशंस में पॉज करो और फिर उतारो। पॉज कर लिया, उतारो। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग लेंस पढ़ेंगे। जो रिफ्रैक्शन हम लोग कर्व सरफेस, कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़े, उसके बारे में इमेज बनाना सीखे, मैग्निफिकेशन पढ़े, उसका फोकस पढ़े। आखिर क्या फ़ायदा है उसको पढ़ने से? सिलेबस में तो है ही, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब उसी के मदद से लोगों ने लेंस बनाया है, उसी के मदद से लोगों ने लेंस बनाया है, इसलिए लेंस को ज़रूर हम लोग को पढ़ना चाहिए। ये कर्व सरफेस रिफ्रैक्शंस का जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे। लेंस का हिंदी में नाम है ताल, लेकिन कोई नहीं बोलता है ताल कोई बोलता ही नहीं है, सभी लोग लेंस ही बोला करते हैं, इसलिए आप लोग भी लेंस ही बोलिए। लेंस क्या है? बहुत आसान है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कितना? दो। देखो डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। द रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हिच इज बॉन्डेड बाय टू डिफरेंट सरफेस। फिर से सुनना, द रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हिच इज बॉन्डेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस in which at least one curve surface, in which at least one curve surface must be available, then it is called lens. ओके, हिंदी में समझो। वह अपवर्तक सतह जो दो सतहों द्वारा घिरा होता है, जो दो सतहों द्वारा घिरा होता है, जिसमें कम से कम एक सतह वक्र होता है, एक सतह वक्र होता है, उसे लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? लेंस कहते हैं। यानी वह अपवर्तक सतह जो दो सतह से घिरा होता है। कितना सतह से घिरा होता है? दो सतह से घिरा होता है, उसमें कम से कम एक सतह कर्व होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेंस। जरूरी नहीं कि दोनों कर्व, यहाँ दोनों कर्व है, यहाँ दोनों कर्व है, जरूरी नहीं है कि दोनों कर्व, कम से कम एक सतह कर्व होना चाहिए, तो उसको हम लोग लेंस कह देते हैं। अब बात आती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस? लेंस कितने प्रकार का होता है? तो आंसर है, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक कॉन्वेक्स, हिंदी वाले लिख सकते हो, लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ओके, पहला कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। हिंदी बोले इसका उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। ओके, समझ में आ गया? दूसरा
कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। समझ में आ गया? तो कोई पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस, तो तुम्हारा आंसर होगा देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, नहीं अभिसारी लेंस कहते हैं, और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है, या उसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। तब लेंस देखते हैं, पहला कॉन्वेक्स लेंस क्या है, व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस यानी उत्तल लेंस क्या है या कन्वर्जिंग लेंस क्या है, देखते हैं। मैंने दो तरह का डिफिनेशन लिखा है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, एक उसके शेप के आधार पर डिफिनेशन दिए हैं, उसका शेप आकार को देखकर पता कर सकते हैं हम लोग कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और एक उसके प्रॉपर्टी के आधार पर डिफिनेशंस दिए हैं, यानी किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीके से डिफाइन हम लोग कर सकते हैं जब जैसा ज़रूरत होता है। तो पहला डिफिनेशन जो है उसके शेप के आधार पर डिफिनेशन है, उसके आकार पे आधार पर डिफिनेशंस है, और दूसरे डिफिनेशंस जो है वो उसके प्रॉपर्टी के आधार पर डिफिनेशंस है कि वो करता क्या है, उस बेसिस पर उसका डिफिनेशंस है। समझ में आ गया? तो दो तरह से डिफिनेशंस दिए हैं, एक डिफिनेशन जो शेप के आधार पर है वो 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, और आकार के आधार पर भी पढ़े होंगे, केवल नाम नहीं सुने होंगे कि ये शेप के आधार पर है, वो आकार के आधार पर है। तो दोनों डिफिनेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेंस कहीं रखा हुआ है तो उसके देख करके हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, या उसके वो भी ज़रूरी है। एक होता है कि हमको ज़रूरी है रे को कन्वर्ज करना, मोड़ना है, तो कौन सा लेंस चाहिए, उसके आधार पर भी उसका डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, द लेंस हुज मिडिल पोर्शन, द लेंस हुज मिडिल पोर्शन इज थिक, मिडिल पोर्शन इज थिक बट बोथ ends आर थिन, ब्रैकेट में नैरो दे दो, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी लिखिए, वह लेंस जिसका मध्य भाग मोटा हो, मध्य भाग मोटा हो तथा दोनों छोर वाला भाग तथा दोनों छोर वाला भाग पतला या संकीर्ण, पतला या संकीर्ण हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आ गया? देखो मैंने फिगर बनाया है, एक ये लेंस है, बीच वाला भाग मोटा है, मिडिल पोर्शन मध्य भाग ठीक है, मोटा है, दोनों छोर नैरो है, संकीर्ण है, थीन है, पतला है। तो ये जो लेंस है, ये लेंस तुम्हारा क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, समझ में आ गया। और या दूसरा डिफिनेशन इंग्लिश वाले, द लेंस which converge, the lens which converge the rays of light, the rays of light is called convex or converging lens, is called convex और कन्वर्जिंग लेंस। हिंदी वाले, वह लेंस जो प्रकाश की किरणें को, वह लेंस जो प्रकाश की किरणें को अभिसारित, अभिसरित, अभिसरित कैसे लिखेंगे? अभिसरित, जो प्रकाश की किरणें को अभिसरित करता है, अभिसरित करता है, उसे उत्तल लेंस, उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहां पर दिखाए हैं, देखिए कोई भी रे आया, आपको कर्व सरफेस समझ गए हैं। रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो झुकेगा, अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ के झुका, फिर झुकता है। 2 बार रिफ्रैक्शन होता है लेंस में, यानी यह किरण अगर पैरेलल भेजे तो इसको मोड़ देगा। क्या करेगा ये? अगर ये किरण को पैरेलल भेजे या किसी तरह से भेजे हैं, जैसे भेजे उससे भी ज़्यादा ये मोड़ देता है, कन्वर्ज कर देता है, अभिसारित कर देता है, अभिसरित कर देता है। इसीलिए इसको, यह जो रे है कन्वर्ज रे, अगर ये फैलता तो उसको डाइवर्ज रे कहते हैं। ये कन्वर्ज कर दिया, इसको कन्वर्जिंग रे कहेंगे। ये जो लेंस बना है इसको कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। इसी को हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। समझ में आ गया? अभिसरित किरण हिंदी हुआ इसका हिंदी हुआ उत्तल लेंस। इसी को कहते हैं हम लोग अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं इसको? अभिसारी लेंस। चीजें बिल्कुल तुम्हें समझ में आ गया स्पष्ट रूप से। अब सवाल ये उठता है, तो लेंस तो मेनली रूप से 2 प्रकार का था, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। लेकिन उत्तल लेंस भी 4 प्रकार का होता है, फिर अवतल लेंस भी 4 प्रकार का होता है। यानी ओवरऑल पूछेगा लेंस कितने प्रकार का होता है, तो 4 उत्तल लेंस, 4 अवतल लेंस, यानी 4 4 8 प्रकार का लेंस होता है। क्या इतने होता है? नहीं, बहुत प्रकार का लेंस पॉसिबल है। उसके शेप के आधार पर अलग अलग प्रकार का नाम उसका रखते जाता है। बट इन योर सिलेबस ओनली 8 प्रकार का लेंस है आपके सिलेबस में, जो कि आपको पढ़ना है। लेकिन बेसिकली 2 प्रकार के लेंस से हम लोग सारा डेरिवेशंस करेंगे। 2 प्रकार के ही लेंस का यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें भी ज़्यादा उत्तल लेंस होता था, जैसे मिरर में अवतल लेंस को यूज कर, अवतल दर्पण को यूज करते थे ज़्यादा। यहाँ पर उत्तल लेंस को ज़्यादा यूज करेंगे। बाकी सब के लिए तो सेम ही आने वाला है। तो नाम देखते हैं। टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के प्रकार। पहला प्रकार है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में नाम है इसका सम उत्तल लेंस। सम उत्तल लेंस। दूसरा है डबल कॉन्वेक्स लेंस, या इसको कहते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। डबल मतलब भी 2 होता है, बाय मतलब भी 2 होता है, BI बाय। इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं या बाय कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं। मतलब दुई
उत्तल लेंस, एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। और फोर्थ नंबर है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस मतलब अवतलो उत्तल लेंस, मतलब अवतलो उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है? तो उत्तल लेंस 4 प्रकार का होता है। अवतल लेंस भी कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का होगा। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे, उत्तल लेंस को भी पढ़ रहे हैं, फिर अवतल लेंस को पढ़ेंगे। अच्छा, मिटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पीछे ही जाके आप पॉज कर लोगे, पॉज करके आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। जल्दी से करो, फटाक से पॉज, पॉज करके आप यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पॉज कर लो, थोड़ा पीछे जाओ, वीडियो को पॉज करो, जो मिटा है उसको आप लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट लो, जैसे करना है करो। अब हम लोग चलते हैं, उत्तल हम लोग पढ़ लिए, टाइप पर कल चर्चा करेंगे। अब हम लोग अवतल पर चलते हैं। तो सेकेंड नंबर कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस किसको कहेंगे? द लेंस whose middle portion is thin, या इसको NARROW narrow and या but both ends are thick, then it is called concave lens, concave lens। हिंदी हो गया वह लेंस जिसका मध्य भाग पतला या संकीर्ण होता है, लेकिन दोनों छोर मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसका भी 2 डिफिनेशन, एक हुआ आकार के आधार पर, दूसरा इसके गुण के आधार पर। ये रे को फैलाएगा और मतलब या द लेंस which diverge the rays of light is called concave lens और diverging lens। हिंदी हो गया वह लेंस जो
प्रकाश की किरणें को अपसरित करता है उसे अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहा जाता है। तो चीजें समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करो, यहां तक लिखो। हिंदी वाले कम से कम लिख लो, सेकेंड पूरा लिखो। वीडियो को पॉज करो, यहां तक लिखो। कोई दिक्कत? तो चलिए ये मिडिल भाग हो गया। मिडिल पोर्शन मतलब इसको मध्य भाग कैसा है? थीन है। थीन मतलब पतला। लेकिन ये इंड जो है और ये भी इंड है, ये कैसा है? इंड जो है ये थिक है, मोटा है। इसीलिए इस लेंस का नाम क्या है? कॉनकेव लेंस, मतलब अवतल लेंस। नहीं, वह लेंस जिसका मध्य वाला भाग पतला हो, नैरो संकीर्ण हो और दोनों छोर मोटा हो, उसको अवतल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? यह एक दूसरा डेफिनेशन से बनाते हैं। दूसरे वाला डेफिनेशन में ये क्या करता है? अवतल लेंस हो गया ये। यहां पर अगर रे ऑफ लाइट आया तो ये रे को पहले फैलाया, उसके बाद फिर फैलाता है, उसके बाद फिर सब देखेंगे हम लोग। ये दो बार रिफ्रैक्शन होता है लेंस। लाइट कट गया, दिखता होगा, देखो। ये रे को क्या करता है? फैलाता है। डाइवर्ज रे। डाइवर्ज रे। अब सरित किरण, ओके। और यह लेंस का नाम है डाइवर्जिंग लेंस। इस लेंस का नाम है, इसको कह सकते हैं कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, या इसी का हम लोग, ये रे को डाइवर्ज करता है इसीलिए डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं।
तो समझ में आ गया। ठीक है, उतारो इसको। तो पॉज करके उतारो इसको। कर लिया। लाइट कट गया है, अब दिखता होगा, बोल रहे हैं, सुन के भी लिख सकते हो। अब फिर टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार, तो पहला प्रकार हुआ इक्वी, ये भी 4 प्रकार का, सेम एज उसी तरह से, इक्वी कॉनकेव लेंस, हिंदी में सम अवतल लेंस, हिंदी में नाम है इसका सम अवतल लेंस। और दूसरा डबल, या इसको बाय भी कहते हैं, BI बाय, कॉनकेव लेंस, मतलब द्वि अवतल लेंस। चलो लाइट आ गया, द्वि अवतल लेंस। तीसरा नंबर प्लेनो कॉनकेव लेंस, मतलब है समतलो अवतल समतलोपतल लेंस। और चौथा टाइप का इसका है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, मतलब इसका नाम होगा उत्तलो अवतल लेंस। तो एकदम आसान है। तो जिस तरह से हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, लेंस के बारे में पढ़ा। लेंस मेनली रूप से 2 टाइप्स का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस 4 प्रकार का होता है, साथ में साथ अवतल लेंस भी 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार का उत्तल लेंस के बारे में कल डिफिनेशंस, डायग्राम ये सब पढ़ेंगे। फिर अवतल लेंस जो 4 प्रकार का है, इसका भी डिफिनेशन और डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। आप लोग अगर लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई होता है, हम मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की प्रयास करेंगे आप लोग को। कि बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।